वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिरोम टोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का आधारशिला रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज की परंपरा और कला संस्कृति को जीवंत, अक्षुण्ण और संरक्षित करने का प्रयास लगातार जारी। कड़ी में रांची के सिरो मटोली सरनास्थल के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से सरनास्थल परिसर में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस राज्य की सभी सरना और मसना स्थल का संरक्षित करने का संकल्प राज्य सरकार ने ले लिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसके ऐतिहासिक महत्व से भली भांति वाकिफ रहे। उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि अगर उनकी नजर में कोई उत्सव स्थल को विकसित और संरक्षित करने की जरूरत है तो उसकी जानकारी जरूर दें। इस दिशा में सरकार अवश्य पहल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थाओं में आदिवासी समाज की व्यवस्था को जाना जाता है। हालांकि आज भी भौतिकवादी युग में सामंजस्य स्थापित करने में आदिवासी समाज थोड़ा पिछड़ सा गया है, लेकिन आदिवासियों के हक और अधिकार, साथ ही विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अवसर पर पृथक रूप से आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। ये मंत्रालय आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इस धर्म स्थान को जीवंत रखने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के लिए एक पहल हुई है और लगभग 5 करोड़ की योजना आज इस परिसर पर बनना है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, अभी कम समय में पूरी चीज़ों को रखना संभव नहीं है। हम सब जानते हैं आदिवासी समाज कहीं पर भी, मुझे नहीं लगता है कि इससे प्राचीन व्यवस्था और दूसरा कोई हो। रांची में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में दिवंगत रुपेश पांडे की माता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत रुपेश पांडे की मां उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और साथ ही 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। रुपेश की मां उर्मिला देवी के साथ मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक उमा शंकर अकेला और विधायक सोनू सुदीप भी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरस्वती पूजा में विसर्जन के दौरान रुपेश की हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पाल के लिए चुनावी दौरा जाने के क्रम में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी धनबाद के मैथन गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में जनता फैसला करती है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जैसी कोई भी चीज नहीं है। वोट डालने वाले लोगों को धमकी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए पहले भी लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर निकाय का चुनाव हो, तृणमूल कांग्रेस द्वारा ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि राजनीतिक दल को भागना पड़ता है। ताजा मामला रामपुर हाट में है जो घटना घटी है। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। पूरे देश में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव के दौरान माहौल खराब हो जाता है, केरल और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों में लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है। तंत्र है, लोकतंत्र में तो जनता फैसला करती है। अब जिस प्रकार से आपने कहा कि वो कहता है कि खामोश कर देंगे, यानी वो ऐसे लोग हैं, इसका मतलब इन लोगों को लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं। तो हम तो लोकतंत्र पर लोगों के विश्वास है भी और उसको और मजबूत करना है। लोगों को बताना है कि भाई जिस प्रकार से बंगाल में जो भी हो रहा है, कानून व्यवस्था की खास करके जो परिस्थितियाँ हैं। और वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है। वहीं गुमला में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर योग परिवार ने लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान योगी परिवार ने कहा कि स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन है। लाख संपत्ति होने के बावजूद अगर हम अस्वस्थ हैं तो वो संपत्ति
किसी भी काम की नहीं है। कम से कम प्रत्येक मनुष्य को नित्य 1 घंटा व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, योग आदि करते रहना चाहिए, जिससे शरीर से पसीना निकल जाए। ऐसा करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सामान्य बीमारियों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वहीं देश के 80% लोग सामान्य बीमारियों से पीड़ित भी होते हैं, और अगर लोग योग का सहारा लें तो देश की 80% बीमारियां खुद समाप्त हो जाएंगी। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों सभी को यह संदेश देना चाहूँगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर पे अपने शरीर पर पहले स्वास्थ्य पर फोकस डालें। नित्य कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें। उसके लिए नियमित है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले योग करें। योग कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य एकदम तंदुरुस्त रहेगा, बीमारी कोसों दूर भागेगा, तनिक भी शरीर में कष्ट नहीं होगा, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, माथा में दर्द हो, माइग्रेन हो, छाती में दर्द हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, सबका इलाज है योग। करे योग, रहे निरोग। और वहीं हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारियों ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल के पहले दिन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलाधिपति के 7वें वेतन और प्रोन्नति की मांग की है। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन विश्वविद्यालय के 9 अंगीभूत कॉलेज अपने कार्य को छोड़कर हक और अधिकार के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में डेरा डाला। जिला अध्यक्ष संजीत पासवान ने कहा कि पिछले कई सालों से विश्वविद्यालय प्रशासन तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को 7वें वेतन से दूर रखा है। वहीं 1992 में विश्वविद्यालय स्थापना के बाद किसी भी तृतीय वर्ग कर्मचारी को आज तक प्रोन्नति नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से भूख हड़ताल की गई है। भूख हड़ताल के दूसरे दिन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव से बातचीत की जाएगी, जिसके बाद आगामी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। 2016 से विश्वविद्यालय महाविद्यालय के सभी शिक्षक पदाधिकारी 7वां वेतन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला। आज भी हमारे बहुत से कर्मचारी वेतन निर्धारण उच्च शिक्षा निदेशालय में लंबित है। इस पर भी ना तो विश्वविद्यालय गंभीर है, ना ही सरकार गंभीर है। और वहीं निरसा के जंगलों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया है। कोयले के साथ ही पुलिस ने स्कूटी और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं पुलिस को देखते ही अवैध कार्य में लगे लोग मौके से फरार हो गए, और वहीं पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की तलाश भी फिलहाल जारी है। पुलिस के मुताबिक किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध कोयले का कारोबार भी चलने नहीं दिया जाएगा। और वहीं गुमला में छठ पर्व को लेकर घाघरा चांदनी चौक छठ घाट पर छठ पूजा समिति के सदस्यों ने साफ सफाई की। वहीं इस मौके पर सदस्यों ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था का पर्व है। छठ व्रतियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, जिसका ख्याल रखते हुए पूरे घाट की साफ सफाई की गई है। वहीं धनबाद के बाल संप्रेक्षण गृह में जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान टीम को कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसमें फोन और नशीला सामान भी बरामद हुआ है। वहीं संप्रेक्षण के इंचार्ज कर्नल JK सिंह ने बताया कि पहले की अपेक्षा सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है। वहीं भविष्य में सुरक्षा और मजबूत हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। आज बाल सुधार गृह में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट जो कि डिटेल किए गए थे जिला प्रशासन के द्वारा। पहले सर्च में जो बरामद हुआ वो 2 मोबाइल बरामद हुए, एक एंड्रॉयड और एक कीपैड वाला मोबाइल, साथ ही चार्जर 1, लाइटर 3, कुछ खैनी के पैकेट थे, चीलम था, उसके साथ में माचिस, बिजली का तार, कुछ कड़े भी थे।
कोई भी धारदार चीज जो दूसरे का नुकसान कर सकती है उसको अंदर नहीं रखने दिया जा सकता है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के प्रशासक, गृह के प्रशासक हैं, जिला बल के लोग हैं, सैप 2 बटालियन आज वहीं साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र के छोटा कदमा गांव में धारदार हथियार से एक महिला की हत्या कर दी गई। घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक महिला की पहचान लखी मुनि देवी के रूप में की गई है। उक्त महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति का किसी दूसरे महिला से अवैध संबंध था। इसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। पिताजी रात को 1 बजे समय, मतलब कि दिन को 1 बजे समय आया। 1 बजे समय आया, उसके बाद रात भर वो रहा। उसका गाड़ी तो सब नीचे पे था। तो मम्मी लोग मतलब कि वैसे तो मतलब कि लेडीज का चलती में तो झगड़ा उगड़ा डेली करते रहता था। हम जानते थे कि ये लोग मतलब कि लड़ेगा, उसके बाद अपना सो जाएगा। उसके बाद हम तो खाना वाना खा लिए, उसके बाद दवाई खा के हम सो गए। हम उसके बाद पिताजी को पूछे तो पिताजी बोल रहा है कि नहीं, वो फांसी मर के मतलब कि लटक के फांसी ये हो गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन में नगर विमानन विभाग की योजनाओं और कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विमानन विभाग को और भी बेहतर और क्रियाशील बनाने की जरूरत है। इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में नगर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने, नगर विमानन निदेशालय का गठन और साथ ही हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने समेत कई अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में नगर विमानन विभाग की सेवाओं को सरकार की जरूरतों के साथ साथ व्यवसायिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज श्री चैत्री दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों से मुलाकात की है। महासमिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को चैत्री दुर्गा पूजा मंडल सिविल कोर्ट रोड रांची में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। इस मौके पर महासमिति के अध्यक्ष रवि कुमार पिंकू, कुमार राजा, सुनील साहू, गोपाल पारीख और विनय सिंह मौजूद रहे। और वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर रांची में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान रांची के राजभवन के सामने कांग्रेस विधायक और मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रिक्शा से धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सिलेंडर, स्कूटर और गाड़ी को पुष्पांजलि अर्पित किए। वहीं झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता का नशा हो गया है। बढ़ती महंगाई से देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी सेकने के काम में जुटी हुई है। जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय भी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उस समय इस प्रकार की महंगाई की दर नहीं बढ़ रही थी। अब चुनाव बीत जाने के बाद 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार के लिए बहाना हो गया है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को लेकर महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय और वहीं एमएलसी चुनाव में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के रिकॉर्ड मतों से जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के समर्थकों ने स्थानीय गांधी चौक पर
पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाया। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के स्थानीय निकाय चुनाव में कुल वैलिड 9,272 पोलिंग हुई थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के पक्ष में 6,956 वोट पड़े। डॉक्टर जायसवाल रिकॉर्ड मत प्राप्त कर अपने राजद और कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को पराजित किया है। हालांकि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल एमएलसी चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। वहीं बीजेपी के समर्थकों ने कहा कि ये जीत मानव सेवा और इंसानियत की जीत है, जिसमें मतदाता जाति धर्म से ऊपर उठकर एक विकास पुरुष को जिताने का काम किया है। दिलीप जायसवाल जी जो मानव सेवा का धर्म अपनाकर अपने स्वरूप को बताया है कि मानव सेवा से बड़ा कोई भी सेवा नहीं है। जाति से उठकर, पंथ से उठकर और अपने मानव सेवा को जो काम किए, आज उसी का नतीजा आज भारी मतों से उन्होंने जीता है। जनप्रतिनिधियों के साथ उनका सदा व्यवहार बना रहा, सदा विचार बना रहा, उनके साथ गेट टुगेदर लगा रहा। हर के शादी में, विवाह में या किसी प्रकार का रोग या किसी दवा में काम जब भी होता था तो काम आते थे। कोई भी चिट्ठी लिख के जनप्रतिनिधि उनको भेज देता था तो उनकी सेवाओं तत्पर होकर करते थे। आज वही सेवा के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों ने भारी मतों से चुनाव जीता है। नालंदा जिले के नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें जदयू के उम्मीदवार रीना यादव ने 22,016 मत लाकर 1468 मतों से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने लोजपा उम्मीदवार नरेश प्रसाद सिंह को 1468 मतों से पराजित किया है। जानकारी दे दें कि नालंदा कॉलेज में मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए थे, जिस पर 2-2 मतगणना पर्यवेक्षक की देखरेख में मतगणना का कार्य संपन्न किया गया है। बता दें कि जदयू उम्मीदवार रीना यादव दूसरी बार विधान परिषद चुनाव में जीतकर सदन में पहुंची हैं। सभी लोगों ने मुझे आस्था और भरोसा दिखाने का काम किया है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पुनः उन्होंने मुझे ही वोट दे करके विधान परिषद में भेजने का काम किया है। अपने सभी शुभचिंतकों को, अपने सभी एनडीए के समर्थकों को, अपने सभी अभिभावकों को, अपने सभी नालंदा के सभी जनता को अपनी तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वोट किया और पुनः मुझे विधान परिषद। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव का परिणाम आ चुका है। एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिलीप सिंह को 17 वोटों से मात दे दी है। जानकारी दे दें कि गोपालगंज इलाका आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है और गृह जिले में राजद प्रत्याशी की हार को लेकर आरजेडी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं कार्यकर्ता मिठाई बांटकर और होली खेलकर जश्न मना रहे हैं। गोपालगंज के पूरे जनता की जीत है और ये जीत मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों और माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। पूरी जनता की जीत है। आप लोग का भी आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। आपने सच का सच और गलत को गलत दिखाने का प्रयास किया। ये जीत सबकी जीत है, ये अकेले की जीत नहीं। मधेपुरा में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पर अस्ताचल गामी सूर्य की उपासना करते हुए मंगलवार को नहाय खाई के साथ ये पर्व शुरू हो गया था। व्रतियों ने पहले दिन नहाय खाई किया, इसके बाद बुधवार को खरना पूजन किया। पूरे विधि विधान से निष्ठापूर्वक गुरुवार को पहला अर्घ भगवान भास्कर को दिया गया। अब अगले सुबह यानी कि शुक्रवार को उदयमान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। व्रतियां इस पर्व में 48 घंटे तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए पूरी आस्था से चैती छठ पर्व मनाती हैं। वहीं पूरे शहर में चैती छठ पूजा काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ मनाया गया। वहीं आज चैती छठ पूजा का तीसरा दिन रहा। आज छठ घाट पर व्रतियां भगवान सूर्य को डूबते समय अर्घ दी हैं। चैती छठ लोक आस्था का पर्व है। छठ पूजा बिहार, झारखंड और नेपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत नहाय खाए के साथ शुरू होता है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद से व्रती कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे।